जब डिमांड बढ़ने से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगती थी तो मार्केट में बज बनने लगती थी कि हर्षद मेहता जिस भी स्टॉक को छूता है वो सोना बन जाता है। अब जब कोई चेक्स आता था तो ये उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लेते थे इंस्टेड ऑफ पे बैंक के अकाउंट में भेजने के। इस तरह से जो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक जाना चाहिए था वो हर्षद के अकाउंट में आ जाता था। हर्षद सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रह गए थे, ये बन गए थे बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इसके अलावा हर्षद का कार कलेक्शन भी लेजेंडरी हो गया था। इनके पास टोयोटा कोरोला, लेक्सस स्टारलेट, टोयोटा सेरा जैसी कार्स थी जो 1990s में इंडिया में बहुत रेयर थी। बाय 1992 हर्षद इंडिया के मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल पर्सन बन गए थे। इनकी नेटवर्थ का एस्टिमेट 100 या 1000 करोड़ में था। लेकिन जैसे जैसे वो डीपर इन्वेस्टिगेशन करते गए उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई सिंपल एरर नहीं था, ये मिसमैच 500 करोड़ का था, जो SBI जैसे बड़े बैंक के लिए बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव पन्नेली मोटी में 29 जुलाई 1954 को एक गुजराती जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हर्षद शांतिलाल मेहता। इस छोटे से बच्चे के पेरेंट्स को ये कभी पता नहीं था कि एक दिन ये बच्चा पूरे इंडिया के स्टॉक मार्केट हिला देने वाला है और इसके नाम के साथ देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम जुड़ने वाला है। हर्षद के फादर शांतिलाल मेहता एक ट्रेडिशनल क्लॉथ मर्चेंट थे, यानी कपड़े का ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, और मदर रसीला बे मेहता एक टाइपिकल इंडियन हाउसवाइफ थी। फैमिली में कोई विशेष वेल्थ नहीं थी, बस मिडिल क्लास की तरह दिन कट रहे थे। हर्षद के जन्म के बाद फैमिली मुंबई के घाटकोपर में आकर सेटल हो गई थी। यहाँ हर्षद की इनिशियल स्कूलिंग शुरू हुई। बचपन में हर्षद एक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था, कोई स्पेशल टैलेंट या जीनियस का कोई साइन नहीं दिख रहा था। स्कूल में भी एवरेज स्टूडेंट था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जिसमें हर्षद का पैशन था और वो थी क्रिकेट। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे लेकिन राइट हैंड से बैटिंग करते थे, जो कि काफी यूनिक कॉम्बिनेशन है। क्रिकेट इनकी लाइफ का सबसे बड़ा पैशन था और ये पैशन आगे चलकर इनकी एजुकेशन में भी काम आने वाला था। हर्षद जब अराउंड 10 साल के थे तब 1964 में फैमिली के साथ एक बड़ा क्राइसिस आया। फादर शांतिलाल मेहता की हेल्थ में सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगी। डॉक्टर ने मुंबई का पॉल्यूशन और स्ट्रेस से बचने की एडवाइस दी और फैमिली को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। शांतिलाल मेहता ने डिसीजन लिया कि फैमिली को मुंबई छोड़कर रायपुर जाना होगा, जो उस टाइम मध्य प्रदेश की कैपिटल थी और अब छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। ये डिसीजन पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि रायपुर में इनका कोई रिलेटिव नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई नॉन पर्सन भी नहीं था। लेकिन हेल्थ के आगे सब कुछ छोटा लगता है, इसलिए पूरी फैमिली मुंबई को छोड़कर रायपुर चली गई। रायपुर में हर्षद और इनके ब्रदर का एडमिशन होली क्रॉस हाई स्कूल में हुआ। यहाँ भी हर्षद की परफॉर्मेंस कोई एक्सपेक्टेशनल नहीं थी, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रियल स्ट्रगल तो अभी शुरू होनी थी। 1964 से 1973 तक, यानी पूरे 9 साल तक फैमिली के साथ एक के बाद एक डिजास्टर आते रहे। फादर शांतिलाल मेहता के बिजनेस में मल्टीपल सेटबैक आने लगे, एक के बाद एक लॉसेस होते रहे और स्लोली ये अपनी सारी वेल्थ खोने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि शांतिलाल मेहता को अपनी ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए अपनी वाइफ रसीला बेन के ज्वेलरी तक बेचनी पड़ी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वर्स हो गई कि हर्षद और इनके ब्रदर के स्कूल फी पे करना भी मुश्किल हो गया था। कई बार ऐसा होता था कि पेरेंट्स के पास स्कूल फी के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं से अरेंज करके बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रखते थे। पेरेंट्स का ये डेडिकेशन था कि चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन का गिफ्ट देना ही है। ये पेरेंट का विजन था जो आगे चलकर हर्षद की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाला था। 9 साल के इस स्ट्रगल पीरियड में हर्षद ने पुवर्टी को इतना क्लोज से देखा था कि इनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप हो गई थी कि किसी भी तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करनी है। गरीबी का ये टेस्ट कभी भूलने नहीं वाले थे और यही ड्राइव इन्हें आगे चलकर स्टॉक मार्केट की तरफ ले जाने वाली थी। रायपुर में रहकर हर्षद ने लाइफ के रियल स्ट्रगल्स को समझा था। पैसे की कमी कैसे फैमिली को तोड़ देती है, कैसे बेसिक नीड्स भी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। और 1973 में हर्षद ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। 19 साल की एज में इन्होंने डिसाइड किया अब ये मुंबई वापस जाएंगे, क्योंकि रायपुर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी और मुंबई वो सिटी थी जो ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती थी। हर्षद अकेले मुंबई गए और अपने अंकल और आंट के साथ रहने लगे। इनका प्लान क्लियर था, हायर एजुकेशन कंप्लीट करना है और साथ में कुछ वर्क भी करना है ताकि फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके। मुंबई में हर्षद का एडमिशन हुआ लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्ली में बीकॉम के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कॉलेज में इनका एडमिशन मेनली क्रिकेट की वजह से हुआ था। इनके एक्सीलेंट क्रेडेंशियल्स एज अ क्रिकेटर के बेसिस पर कॉलेज अथॉरिटीज को एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो राइट हैंड से बैटिंग करता हो की जरूरत थी। क्रिकेट अभी भी इनकी लाइफ का बिगेस्ट पैशन था और यही पैशन इन्हें कॉलेज में एंट्री दिलवा रहा था। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ हर्षद को अपना खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती थी। ये हर वीकेंड सूरत जाते थे डायमंड पॉलिशिंग का वर्क करने के लिए। कभी सीमेंट सप्लाई के काम करते थे, कभी अपने रिलेटिव के हॉजरी स्टोर में काम करते थे, कभी प्लास्टिक स्क्रैप कलेक्ट करके उसे सेल करते थे। ये सब काम फिजिकली बहुत डिमांडिंग थे, लेकिन हर्षद के पास कोई चॉइस नहीं था।
ये अक्सर मटेरियल को खुद कैरी करते थे डिलीवरी तक, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का पैसा भी सेव करना पड़ता था। इसी कॉलेज टाइम में हर्षद की लाइफ में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ। नवरात्रि के फेस्टिवल के दौरान डांडिया रास प्ले करते टाइम इनकी मुलाकात एक नेबरहुड गर्ल ज्योति डोशी से हुई। ज्योति एक सिंपल मिडिल क्लास गर्ल थी। दोनों के बीच ग्रेजुअली फ्रेंडशिप डेवलप हुई और फिर लव हो गया। हर्षद के स्ट्रगल वाले डेज में ज्योति का सपोर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये समझ गई थी कि हर्षद एक एम्बिशियस बॉय है जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। 1976 में हर्षद ने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। अब इनके सामने करियर का क्वेश्चन था। पूरी फैमिली अभी भी रायपुर में स्ट्रगल कर रही थी और हर्षद को कुछ स्टेबल जॉब की जरूरत थी। इन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL में जॉब के लिए अप्लाई किया। कंपनी के फोर्थ ऑफिस में हर डिपार्टमेंट में इन्हें जॉब मिल गई। सैलरी थी सिर्फ रेस 600 पर मंथ। ये वो टाइम था जब रेस 600 अभी मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिसेंट अमाउंट था। न्यू इंडिया एश्योरेंस में काम करते टाइम हर्षद का इंट्रोडक्शन हुआ फाइनेंशियल वर्ल्ड से। इंश्योरेंस कंपनी में वर्किंग करने से इन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने लगी, लेकिन इनका रियल इंटरेस्ट किसी और चीज में डेवलप हो रहा था। ऑफिस के लंच ब्रेक के दौरान ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जाने लगे थे। उस टाइम BSE फोर्ट एरिया में ही था, तो हर्षद के ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस में था। इनिशियली हर्षद BSE को सिर्फ क्यूरियोसिटी से विजिट करते थे, लेकिन ग्रेजुअली इन्हें वो इन्वायरमेंट फैसिनेटिंग लगने लगा। स्टॉक मार्केट में जो एनर्जी थी, जो डायनेमिक्स थी, वो हर्षद को अट्रैक्ट करने लगी। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं थी, सब कुछ फिजिकल ट्रेडिंग रिंग में होता था। ब्रोकर और जॉबर्स मैन्युअली शेयर्स को बाई और सेल करते थे। हर्षद को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। BSE में एंट्री करना आसान काम नहीं था। ये एक रजिस्टर्ड एरिया था जहां सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर्स और ऑथराइज्ड पर्सन ही जा सकते थे। लेकिन हर्षद में एक क्वालिटी थी, ये लोगों से इजीली कनेक्ट कर लेते थे और इसी कारण से इन्होंने BSE के कैल्डरली ब्रोकर श्री P अंबालाल को कन्विंस कर लिया कि इन्हें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। P अंबालाल साहब ने हर्षद को एक बैच और ब्लॉक दिया जो ट्रेडिंग के लिए नेसेसरी था। ये हर्षद की स्टॉक मार्केट में एक्चुअल एंट्री थी। हर्षद को क्विकली समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट में रियल मनी है। इंश्योरेंस कंपनी की रेस 600 की सैलरी से वो अपनी और फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती थी। 1977 में हर्षद ने 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। पहला, इन्होंने ज्योति से शादी कर लिया 17 मई 1977 को, और दूसरा, इन्होंने बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की। ये टाइम हर्षद की फैमिली के लिए और भी टफ था। पेरेंट्स और ब्रदर्स भी अब मुंबई आ गए थे और सभी घाट के ऊपर से कन्नमवार नगर बिखरौली में एक छोटे से रेंटेड प्लेस में रहने लगी थी। फैमिली के अकॉर्डिंग ये इनकी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट था। न्यूली मैरिड कपल हर्षद और ज्योति भी फैमिली के साथ इसी क्रैम्प्ड स्पेस में रह रहे थे। 1978 में हर्षद के करियर में एक टर्निंग पॉइंट आया। इन्होंने रियलाइज किया कि न्यू इंडिया एश्योरेंस में रहकर ये स्टॉक मार्केट में प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय होकर स्टॉक ट्रेडिंग करना एथिकल नहीं था। इसलिए हर्षद ने एक बड़ा रिस्क लिया। इन्होंने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ दी और फुल टाइम स्टॉक मार्केट में करियर शुरू करने का डिसीजन लिया। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था। एक तरफ रेस 600 की ग्रांटेड मंथली सैलरी थी और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट की अनसर्टेनिटी थी, जहां कोई गारंटी नहीं थी कि पैसा आएगा भी या नहीं। लेकिन हर्षद को अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस था। इन्होंने मार्केट मेकिंग यानी जॉबिंग स्टार्ट की। मार्केट मेकिंग में ब्रोकर दिन भर डिफरेंट स्टॉक्स के लिए 2 वे कोटेशंस देता है, एक बाइंग प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। इससे मार्केट में लिक्विडिटी आती है और ब्रोकर को स्मॉल मार्जिन मिलता है। इंपॉर्टेंट ये था कि दिन के एंड तक सारी पोजीशन स्क्वायर अप करनी होती थी, यानी कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना होता था। हर्षद को जल्दी समझ आ गया कि वो मार्केट मेकिंग में नेचुरली गुड है। इनके टाइमिंग स्किल्स अच्छी थी और ये मार्केट मूवमेंट को समझने लगे थे, जिसके कारण ये इमेंस सक्सेस अचीव करने लगे थे मार्केट मेकिंग में। 1979 तक आते आते हर्षद की अर्निंग इतनी हो गई कि फैमिली ने कांडीवाली वेस्ट में राजेश अपार्टमेंट शंकर लेन में एक स्मॉल फ्लैट परचेज कर लिया। ये इनकी हार्डवर्क और हर्षद की स्टॉक मार्केट स्किल का पहला कॉन्क्रीट रिजल्ट था। इसके बाद 12 नवंबर 1980 को हर्षद और ज्योति को एक बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया आतुर। अब हर्षद के ऊपर और भी जिम्मेदारी आ गई थी। इन्हें ना सिर्फ अपनी वाइफ को सपोर्ट करना था, बल्कि अपने बेटे के फ्यूचर के लिए भी प्लान करना था। साथ ही रायपुर में अभी भी पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें भी सपोर्ट की जरूरत थी। साल 1982 का साल हर्षद की लाइफ में बहुत ड्रामेटिक था। 17 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट में अचानक से बहुत शार्प फॉल आया। ये फॉल इतना सडन और सर्व था कि हर्षद का सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया और इन्हें हेवी लॉसेस हुए। जिस ब्रोकर P अंबालाल से इन्होंने बैज और ब्लॉक लिया था, उसने टेम्पोरली हर्षद के ट्रेडिंग राइट्स विड्रॉ कर दिए, क्योंकि उसके पास अब ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए कोई कैपिटल नहीं था। ये मोमेंट हर्षद की इंटीग्रिटी का रियल टेस्ट था। इन्होंने अपने ब्रोकर को अपना हाउस और ज्योति के ज्वेलरी तक ऑफर कर दिए अपनी कमिटमेंट्स मीट करने के लिए। ये गेस्चर इतनी इंप्रेसिव थी कि ब्रोकर साहब ने हाउस लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें हर्षद पर इमेंस ट्रस्ट था। लेकिन हर्षद के इंसिस्टेंसेस पर उन्होंने ज्योति के मंगलसूत्र को सिर्फ टोकन के रूप में रखा। अराउंड 1 मंथ में हर्षद ने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए और ब्रोकर साहब ने इनके ट्रेडिंग राइट्स वापस कर दिए।
इस इंसिडेंट के बाद हर्षद मार्केट में इंटीग्रिटी और डिटर्मिनेशन के लिए फेमस हो गए। लोगों को समझ आ गया कि ये पर्सन अपनी कमिटमेंट को लेकर सीरियस है और अपनी प्रोमिसेस को हॉनर करता है। ये रेपुटेशन आगे चलकर इनके करियर के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होने वाली थी। लेकिन 1982 में ही एक और ट्रेजेडी हुई। 7 जून 1982 को हर्षद के फादर शांतिलाल मेहता का मैसिव स्ट्रोक से डेथ हो गया। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब कि इनके क्रिमेशन के लिए भी पैसे नहीं थे। ये फैमिली के अकॉर्डिंग अनदर लोएस्ट पॉइंट इन लाइफ था। हर्षद के ऊपर अब पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ गई थी। मदर, वाइफ, बेटा और ब्रदर सबको सपोर्ट करना था। इस पर्सनल ट्रेजेडी के बावजूद हर्षद ने हिम्मत नहीं हारी। 17 अगस्त 1982 को इन्होंने अपने यंगर ब्रदर अश्विन के साथ मिलकर एक स्मॉल पार्टनरशिप फार्म स्टार्ट की, ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट। ये फार्म भारत भवन कालबा देवी में सिर्फ 50 स्क्वायर फीट के एक टाइनी गैलरी में शुरू हुई थी। रेंट था रेस 500 पर मंथ, जो उस टाइम के लिए भी रीजनेबल था। पहले फादर ने ये स्पेस रेस 250 में रेंट पर ली थी, लेकिन न्यू वेंचर के लिए रेंट बढ़कर 500 कर दिया गया था। ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट का बिजनेस मॉडल था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये नियर बाय इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करते थे। ब्रोकरेज के अलावा ये एक स्मॉल फी भी चार्ज करते थे, लेकिन जो चीज इन्हें डिफरेंट बनाती थी वो थी इनका रिसर्च बेस्ड अप्रोच। हर्षद और अश्विन स्टॉक्स को रैंडमली पिक नहीं करते थे, बल्कि प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते थे। ये अप्रोच काम कर गई। इनके क्लाइंट्स को एक्सपेक्टेशनल रिटर्न्स मिलने लगे, वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस ग्रो होने लगा। जल्द ही यंगेस्ट ब्रदर सुधीर और फर्स्ट कजन दीपक मेहता भी टीम ज्वाइन कर गए। 1983-84 तक आते आते बिजनेस इतना ग्रो हो गया कि इन्हें हैंडलूम हाउस के पास एक बड़ा ऑफिस में शिफ्ट करना पड़ा। क्लाइंट बेस में शार्प इंप्रूवमेंट हो रही थी और ब्रोकरेज इनकम भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही थी। हर्षद को समझ आ गया कि अगर इन्हें बिग स्केल पर ऑपरेट करना है तो इन्हें बीएसई का प्रॉपर मेंबर बनना होगा। उस टाइम ये पी अंबलाल के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे, जिससे इन्हें ब्रोकरेज शेयर करना पड़ता था। अगर ये डायरेक्ट मेंबर बन जाए तो पूरा ब्रोकरेज इनका होगा। इसलिए इन्होंने बीएसई मेंबरशिप कार्ड परचेज किया और बीएसई में रजिस्टर्ड मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया। 17 दिसंबर 1984 को बीएसई बोर्ड ने हर्षद के एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया। अब एमएस हर्षद एस मेहता मेंबरशिप नंबर 241 के नाम से इनकी सोल प्रायोरिटी ब्रोकरेज फार्म बीएसई में रजिस्टर्ड हो गई। ये फार्म ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट के क्लाइंट्स के लिए ट्रांजैक्शन करती थी और साथ ही मेहता फैमिली के लिए प्रो प्रायोरिटी ट्रेड्स भी करती थी। हर्षद के एक्सपेक्टेशनली गुड रिसर्च बेस्ड स्टॉक पिकिंग की वजह से 1985 में राजीव गांधी की लीडरशिप में जो स्टॉक मार्केट बूम आया, उसका फुल एडवांटेज इन्होंने उठाया। हर्षद रोज टू फेम और लीडिंग ब्रोकरेज फार्म में काउंट होने लगी। इनकी एक्सपेक्टेशनल ग्रोथ देखकर मार्केट के एग्जिस्टिंग लीडर मनु भाई मनिकलाल जैसे स्टेबलाइज्ड प्लेयर को जलसी होने लगी। मनु भाई मनिकलाल एक पावरफुल बदला फाइनेंसर था जिसकी मार्केट पर वाइस लाइक ग्रिप थी, लेकिन अब ये ग्रिप हर्षद जैसे यंगर जनरेशन ब्रोकर के हाथ में स्लिप हो रही थी। हर्षद बीएससी के ट्रेडिंग हॉल में बहुत पॉपुलर हो गए थे और ट्रेडिंग हॉल इनकी लाइफ और ग्रेटेस्ट पैशन बन गई थी। 1985 तक आते आते हर्षद की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि इन्होंने नारीमन पॉइंट के प्रेस्टिजियस मेकर चैम्बर बी में एक लार्ज और मोस्ट मॉडर्न ऑफिस एक्वायर किया और इस स्पीसीज ऑफिस से इन्होंने और भी प्रेस्टिजियस और रिसोर्सफुल क्लाइंट्स मिलने लगे। बिजनेस को प्रॉपर्ली कॉर्पोरेटाइज करने के लिए इन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट एलटीडी प्रमोट किया। ये कंपनी टैक्स प्लानिंग, शेयर रजिस्ट्रेशन जैसी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती थी। रिसर्च को भी एक्सपेंड किया गया इकोनॉमी के मैक्रो और माइक्रो ट्रेंड्स को कैप्चर करने के लिए और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए फील्ड स्टाफ भी अपॉइंट किया गया। तो इन सब इफर्ट का रिजल्ट ये था कि हर्षद का स्टॉक सिलेक्शन एक्सीलेंट हो गया था, जिससे क्लाइंट्स और मेहताज दोनों को एक्सपेक्टेशनल रिटर्न्स मिल रहे थे। हर्षद अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं थे बल्कि एक पॉपुलर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का ओनर बन गए थे। इनकी रेप्यूटेशन मार्केट में स्टेबलाइज हो चुकी थी और लोग इनकी रिकमेंडेशन को सीरियसली लेने लगे थे। इस तरह एक छोटे से गुजराती टाउन में जन्मे, पुवर्टी में पले बड़े, स्ट्रगल से निकलकर हर्षद मेहता मुंबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपनी पहचान बना चुकी थी। अभी तक की ये जर्नी सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर भारत के फाइनेंशियल हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल लेकिन अनफॉरगेटेबल चैप्टर बनने वाली थी। 1985 के बाद से हर्षद मेहता की लाइफ में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था। बीएसई मेंबरशिप कार्ड मिलने के बाद ये सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रह गए थे बल्कि एक प्रॉपर मार्केट प्लेयर बन गए थे। इनकी ब्रोकरेज फार्म एमएस हर्षद एस मेहता अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी थी और इसका मतलब था कि ये अब डायरेक्ट एक्सेस रखते थे इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट के साथ। लेकिन हर्षद के माइंड में कुछ और ही प्लान चल रहे थे। ये स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिशनल ब्रोकरेज का बिजनेस नहीं करना चाहते थे बल्कि कुछ ऐसा करना चाहते थे जो इन्हें बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा दिला दे। 1986 आते आते हर्षद को रियलाइज हो गया था कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ब्रोकरेज करके ये अपने सारे ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा था कि रियल मनी उन लोगों के पास है जो मार्केट तो मूव करते हैं, ना कि जो सिर्फ ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं।
हर्षद ने देखा था कि कुछ स्टेबलाइज्ड प्लेयर्स जैसे मनु भाई, मनिक लाल और अदर बिग ब्रोकर्स कैसे अपनी स्ट्रेटजी से मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी उसी लेवल पर पहुंचना चाहते थे और इसके लिए इन्हें एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी चाहिए थी। इसी टाइम पर हर्षद का इंट्रोडक्शन हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से। बीएससी के अराउंड फोर्ट एरिया में घूमते टाइम अक्सर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज से मिलते रहते थे। इन्हें पता चला कि बैंक्स के पास बहुत बड़ी अमाउंट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और ये सिक्योरिटीज एक सेपरेट मार्केट में ट्रेड होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बिल्कुल डिफरेंट था स्टॉक मार्केट से। यहाँ डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 3000 से 4000 करोड़ का होता था, जबकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 50 से 200 करोड़ का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस मार्केट में सिर्फ ऑथोराइज्ड ब्रोकर से पार्टिसिपेट कर सकते थे और आरबीआई के अप्रूव्ड केवल अराउंड डजन्स ब्रोकर्स थे। हर्षद ने जल्द ही समझ लिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बैंक्स को अपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना होता था, जिसका मतलब था कि इन्हें अपने डिपॉजिट का 38.5% हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होता था। जब भी किसी बैंक के पास टेम्पररी तौर पर एक्स्ट्रा मनी होती थी, ये उसे दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लैंड करते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल के रूप में रखकर। ये प्रोसेस कहलाती थी रेडी फॉरवर्ड डील्स या आरएफ डील्स। रेडी फॉरवर्ड डील्स का मैकेनिज्म बहुत सिंपल था। मान लीजिए बैंक ए के पास 100 करोड़ की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है और बैंक बी को 100 करोड़ की जरूरत है। तो बैंक ए बैंक बी को 100 करोड़ देगा 15 दिन के लिए और बदले में बैंक बी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक ए को कोलेटरल के रूप में देगा। 15 दिन के बाद बैंक बी 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट वापस करेगा और अपनी सिक्योरिटीज वापस ले लेगा। ये बेसिकली एक सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉन ब्रोकर ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देता है। तो हर्षद को ये सिस्टम बहुत फैसिनेटिंग लगा क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व थे और इंटरेस्ट रेट भी अच्छे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बैंक्स को रेडी फॉरवर्ड डील करने के लिए ब्रोकर की जरूरत हुई थी, क्योंकि कोई बैंक डायरेक्टली नहीं जानता था कि कौन सा बैंक मनी लेंड करना चाहता है और कौन सा बोरो करना चाहता है। ब्रोकर्स इन दोनों को कनेक्ट करते थे और बदले में कमीशन लेते थे। 1987 में हर्षद ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में एंट्री करने का डिसीजन लिया। इन्होंने आरबीआई से अप्रूवल लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ब्रोकर बनने के लिए। ये आसान काम नहीं था क्योंकि आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखता था इस मार्केट के लिए। बट हर्षद की रेप्यूटेशन अब मार्केट में अच्छी थी, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग थी और सबसे इंपॉर्टेंट ये बैंक्स के साथ एक्सीलेंट रिलेशंस मेंटेन करते थे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में एंट्री करने के बाद हर्षद ने जल्दी रियलाइज किया कि यहाँ एक पावरफुल कार्टेलर ऑपरेट करता है। सिटी बैंक और कुछ बिग प्लेयर्स जैसे अजय कायन, हेमंत कोठारी का इस मार्केट पर कंट्रोल था। वे नए ब्रोकर्स को इजीली अलाउ नहीं करते थे अच्छे डील्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हर्षद ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। इन्होंने उन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की जो इस कार्टेल से हैप्पी नहीं थी। बैंक ऑफ अमेरिका, एएनजेड, ग्राइंडलेस जैसे फॉरेन बैंक्स हर्षद के साथ डील करने को रेडी थे क्योंकि ये भी कार्टेल के डोमिनेंस से फ्रस्ट्रेटेड थे। विद इन 2 इयर्स यानी 1989 तक हर्षद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का एक टॉप ब्रोकर बन गए थे। इनकी ब्रोकरेज इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ गई थी और ये अब दोनों मार्केट में, स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में एक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। हर्षद के माइंड में एक बहुत बड़ा प्लान था जो इन दोनों मार्केट को कनेक्ट करने का था। हर्षद ने ऑब्जर्व किया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा बहुत सस्ता मिलता है, अराउंड 18 to 20% इंटरेस्ट पर, जबकि स्टॉक मार्केट में जो बदला फाइनेंस अवेलेबल था वो 35 to 40% इंटरेस्ट रेट पर मिलता था। ये ह्यूज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी थी। अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से चीप मनी ले सकता है और उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है तो एनॉर्मस प्रॉफिट कमाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बैंक्स को लीगली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट का पैसा सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही लेंड किया जा सकता था। तो फिर कैसे इस आर्बिट्रेज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता था? तो हर्षद ने इस प्रॉब्लम का एक ब्रिलियंट लेकिन इलीगल सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने शुरू किया ब्रोकर इंटरमीडिएट सेटलमेंट प्रोसेस का यूज करना। नॉर्मली आरएफ डील्स यानी रेडी फॉरवर्ड डील्स में दोनों बैंक्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील करते थे। सेलर बैंक अपनी सिक्योरिटीज डायरेक्टली बायर बैंक को देता था और बायर बैंक अपना चेक डायरेक्टली सेलर बैंक को देता था। ब्रोकर सिर्फ दोनों को इंट्रोड्यूस करता था, लेकिन हर्षद ने बैंक्स को कन्विंस किया कि सेटलमेंट प्रोसेस इनके थ्रू हो। यानी सेलर बैंक अपनी सिक्योरिटीज इनको देगा, ये बायर बैंक को पास करेंगे और बायर बैंक चेक इनको देगा, ये सेलर बैंक को पास करेंगे। यानी इस प्रोसेस में सिक्योरिटीज और चेक्स दोनों हर्षद के हैंड से पास होते थे। बैंक्स को ये कन्वीनियंट लगता था क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे किस बैंक के साथ डील कर रहे हैं और इससे क्या होता था कि एनोनिमिटी मेंटेन रहती थी। अब हर्षद के पास चेक्स आ रहे थे जो एक बैंक के नाम से दूसरे बैंक के फेवर में बने होते थे। नॉर्मल तौर पर ये चेक्स सिर्फ पे बैंक के अकाउंट में ही क्रेडिट हो सकते थे क्योंकि ये अकाउंट पे चेक्स होते थे। लेकिन हर्षद ने एक और लूप होल एक्सप्लॉइट किया। कुछ प्रिविलेज्ड कस्टमर्स को बैंक अलाउ करते थे कि वे अकाउंट पे चेक्स भी अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करवा सके, क्लियरिंग डिलीज को अवॉइड करने के लिए। हर्षद ने बैंक्स के साथ ऐसे ही रिलेशंस डेवलप किए कि वे इन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे।
अब जब कोई चेक्स आता था तो ये उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लेते थे इंस्टेड ऑफ पे बैंक के अकाउंट में भेजने के। इस तरह से जो पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक जाना चाहिए था वो हर्षद के अकाउंट में आ जाता था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, ये पैसा सिक्योर्ड लोन था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगेंस्ट। हर्षद को इस सिक्योरिटी को एलिमिनेट करना था, तो इसके लिए इन्होंने 3 मेथड्स डेवलप किए। पहला मेथड था कि ये कुछ बैंक्स ऑफिसर्स को ब्राइब करते थे या कन्विंस करते थे कि वे इन्हें चेक्स तो दे लेकिन सिक्योरिटीज की एक्चुअल डिलीवरी ना मांगे। कई बैंक्स के टॉप मैनेजमेंट्स को भी पता था कि हर्षद स्टॉक मार्केट में हायर रिटर्न्स दे सकता है, तो वे भी इस अरेंजमेंट से फायदा उठाना चाहते थे क्योंकि इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती थी। दूसरा मेथड था फेक बैंक रिसिप्ट बीआरएस का यूज करना। नॉर्मली रेडी फॉरवर्ड डील्स में एक्चुअल सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं होती थी क्योंकि ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस था। इंस्टेड बोरिंग बैंक एक बैंक रिसिप्ट देता था लेंडिंग बैंक को, जो एक तरह का आईओयू था। आईओयू सिक्योरिटीज बीआर में लिखा होता था कि हमारे पास ये सिक्योरिटीज है, हम उन्हें ट्रस्ट में रख रहे हैं आपके लिए और जरूरत पड़ने पर डिलीवर कर देंगे। साथ ही हर्षद ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ छोटी बैंक्स के साथ टाई अप किया। बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेटिव बैंक एमसीबी, ये बैंक्स फेक बैंक रिसिप्ट इशू करने को रेडी थी बदले में कुछ फी के। यानी ये ऐसे बैंक रिसिप्ट देते थे जिसके बिहाइंड कोई एक्चुअल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं थी। हर्षद का स्कैम अब क्लियर हो रहा था। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 500 करोड़ लैंड करना है, तो हर्षद एसबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं कि बैंक ऑफ कराड को 500 करोड़ की जरूरत है 15 दिन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगेंस्ट। तो ये सुनकर एसबीआई चेक देता है बैंक ऑफ कराड के नाम में, लेकिन ये चेक बैंक ऑफ कराड तक नहीं पहुंचता बल्कि हर्षद अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लेते हैं और बदले में बैंक ऑफ कराड एक फेक बैंक रिसिप्ट इशू करता है एसबीआई को, जिसमें लिखा होता है कि वे 500 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं एसबीआई के लिए। लेकिन रियलिटी में बैंक ऑफ कराड के पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं होती। तीसरा मेथड था डायरेक्ट फॉर्जरी करना, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और पीएसयू बॉन्ड्स के फेक सर्टिफिकेट बनाना। पीएसयू बॉन्ड्स में तो सिर्फ अलॉटमेंट लेटर्स होते थे, प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं, तो उन्हें फोर्स करना आसान था, लेकिन ये मेथड का यूज ज्यादा नहीं किया गया। इस तरह से हर्षद के पास बैंक्स का पैसा आ जाता था बिना कोई एक्चुअल सिक्योरिटीज दिए। अब ये इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन रैंडमली कोई भी स्टॉक नहीं खरीदता था। तो इसको लेकर इन्होंने क्या किया कि ये प्राइमरी ब्लू चिप कंपनीज पर फोकस करते थे जो फंडामेंटली स्ट्रांग थी लेकिन अंडर वैल्यूड थी। इनका फेवरेट स्टॉक था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी एसीसी, जो इंडिया की लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर थी। 1991 में एसीसी का शेयर प्राइस अराउंड 200 था, लेकिन हर्षद को लगता था कि ये बहुत कम है, इसलिए हर्षद ने रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी डेवलप की थी एसीसी को जस्टिफाई करने के लिए। इनका आर्ग्यूमेंट था कि ओल्डर कंपनीज की वैल्यूएशन इस बेसिस पर होना चाहिए कि आज उसी तरह की कंपनी बनाने में कितना पैसा लगेगा। एसीसी के पास स्टेबलाइज्ड सीमेंट प्लांट्स थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ब्रांड वैल्यू था। अगर कोई आज से स्क्रैच पर ऐसी कंपनी बनाए तो हजारों करोड़ खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए एसीसी के शेयर्स अंडर वैल्यूड थे। हर्षद का स्टॉक मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत सिस्टमैटिक था। पहले ये सेलेक्टेड स्टॉक में मैसिव बाइंग करते थे मल्टीपल बैंक अकाउंट और ब्रोकिंग फार्म्स के थ्रू। जब डिमांड बढ़ने से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगती थी तो मार्केट में बज बनने लगती थी कि हर्षद मेहता जिस भी स्टॉक को छूता है वो सोना बन जाता है। ये परसेप्शन क्रिएट होने के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी इनकी मूव को फॉलो करने लगे थे। जब हर्षद कोई स्टॉक बाय करते थे तो मार्केट में न्यूज फैल जाती थी और हजारों स्मॉल इन्वेस्टर्स भी उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते थे। इससे डिमांड और भी बढ़ जाती थी और प्राइस तेजी से ऊपर जाती थी। एसीसी के केस में यही हुआ था। हर्षद की मैसिव बाइंग और फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की फॉलो अप बाइंग से एसीसी का प्राइस 200 से शुरू होकर 9000 तक पहुंच गया था। ये 4400% की इंक्रीज थी। मार्केट में कोई भी इस तरह का रिटर्न्स कभी नहीं देखा था। और इसी तरह हर्षद ने स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, वीडियोकॉन और कई अदर कंपनीज के शेयर्स में भारी मैनिपुलेशन की। मार्केट में एक वेव ऑफ यूरोफिया आ गई थी। 1991 में सेंसेक्स अराउंड 1000 पॉइंट था, जो मार्च 1992 तक 4500 पॉइंट तक पहुंच गया। ये भी हिस्ट्री में हाईएस्ट एनुअल रिटर्न था। अब हर्षद सिर्फ एक ब्रोकर नहीं रह गए थे, ये बन गए थे बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। मीडिया इन्हें कवर करने लगी थी, न्यूज़पेपर में इनके इंटरव्यूज आने लगे थे, बिजनेस मैगजीन्स इन्हें फीचर करने लगी थी, लोग इनके स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते थे। ये बन गए थे एक स्टॉक मार्केट गुरु जिनकी हर रिकमेंडेशन सुनी जाती थी। हर्षद की सक्सेस के साथ साथ इनकी लाइफस्टाइल भी ड्रामेटिकली चेंज हो रही थी। 1990 तक आते आते ये मुंबई के मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज में प्रॉपर्टीज बाय कर रहे थे। इन्होंने वर्ली में एक 11,685 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस खरीदा था जो सी फेसिंग था और जिसमें प्राइवेट स्विमिंग पूल भी था। 2009 में इस फ्लैट की वैल्यू 45 करोड़ आकी गई थी। इसके अलावा हर्षद का कार कलेक्शन भी लेजेंडरी हो गया था। इनके पास टोयोटा कोरोला, लेक्सस स्टारलेट, टोयोटा सेरा जैसी कार्स थी जो 1990s में इंडिया में बहुत रेयर थी। इनकी मेन कार थी एक लेक्सस जिसकी वैल्यू 40 लाख से ज्यादा थी। उस टाइम ये एक एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट था क्योंकि इंडिया में लिबरलाइजेशन अभी शुरू हुई थी।
और लग्जरी कार्स इजिली अवेलेबल नहीं थी। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने बाद में बताया था कि उन्हें हर्षद के लाइफ स्टाइल से क्यूरियोसिटी हुई थी। ये सोचती थी कि एक स्टॉक ब्रोकर के पास इतनी वेल्थ कहाँ से आई है। हर्षद रेगुलरली बैंक ब्रांचेस के सामने अपनी लग्जरी कार में पुल अप करते थे और बैंक ऑफिसर्स इनसे इम्प्रेस्ड होते थे। इनकी सक्सेस की स्टोरीज मार्केट में फैलती रहती थी, लेकिन हर्षद की रियल जीनियस ये थी कि ये अपने स्कैम को एक प्रॉपर बिजनेस सिस्टम बना रहे थे। इन्होंने मल्टीपल एंटिटीज क्रिएट की थी, ग्रूम रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, अलग अलग प्रोप्राइटरी फार्म्स, फैमिली मेंबर्स के नाम पर कंपनीज। सारे ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता था ताकि सरफेस पर सब कुछ लीगल लगे। बैंक रिसिप्ट स्कैम का स्केल कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। हर्षद अब सिर्फ बैंक ऑफ कराड़ और एमसीबी को यूज नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने कई अदर स्मॉलर बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ भी अरेंजमेंट कर लिए थे। कुछ बड़े नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऑफिशियल्स भी इनके नेटवर्क में शामिल हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी इस अरेंजमेंट से फायदा हो रहा था। बैंक्स को भी ये डील प्रॉफिटेबल लग रहा था। उनकी नजर में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगेंस्ट सिक्योर्ड लैंडिंग कर रहे थे और अच्छा इंटरेस्ट भी मिल रहा था। जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, हर्षद रेगुलरली अपने ऑब्लिगेशन मीट करते रहे। 15 दिन बाद जब रीपेमेंट का टाइम आता था तो ये शेयर सेल करके पैसा वापस कर देते थे। ये साइकिल परफेक्टली चल रही थी। जब तक स्टॉक मार्केट बुल रन में था, हर्षद स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाकर बैंक को रीपेमेंट कर देते, फिर नए फेक बैंक रिसिप्ट के साथ फ्रेश मनी निकालते थे, फिर ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमाते थे। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया था। आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेटर्स को भी कुछ खास सस्पिशियस नहीं लग रहा था, क्योंकि सुपरफिशियली सब कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ हो रहा था। पब्लिक डेब्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिकॉर्ड मेंटेन करता था, वो मैन्युअली काम करता था और बहुत इनएफिशिएंट था। इनके पास प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन सिस्टम नहीं थे कि ये चेक करने के लिए कि कितनी सिक्योरिटीज एक्चुअल एग्जिस्ट करती है और कितनी बैंक रिसिप्ट के थ्रू क्लेम्ड है। हर्षद की ऑपरेशन का स्केल अब 1000 करोड़ के लेवल पर पहुंच गया था। डेली बेसिस पर ये 100 करोड़ का मनी मूव करते थे बैंकिंग सिस्टम से स्टॉक मार्केट में। इनकी ट्रेड से इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइसेस ड्रामेटिकली मूव होती थी। ये प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट को सिंगल हैंडली मूव कर रहे थे। मार्केट में अब हर्षद का एक कल्ट फॉलोइंग डेवलप हो गई थी। रिटेल इन्वेस्टर्स इनकी हर मूव को ट्रैक करते थे। जब भी न्यूज आती थी कि हर्षद मेहता किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उस स्टॉक में भारी बाइंग शुरू हो जाती थी। ये फेनोमेनन हर्षद के मैनिपुलेशन को और भी पावरफुल बना देती थी, क्योंकि अब इन्हें अकेले प्राइस मूव करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मार्केट ऑटोमेटिकली इनको फॉलो करने लगी थी। बाय 1992 हर्षद इंडिया के मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल पर्सन बन गए थे। इनकी नेटवर्थ का एस्टिमेट 100 या 1000 करोड़ में था। इनकी कंपनीज की कंबाइंड एसेट की वैल्यू एनॉर्मियस थी। ये रेगुलर इंटरेक्शन करते थे बैंक चेयरमैन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बिजनेस टाइकून के साथ। इनकी रिकमेंडेशन पर पॉलिसी डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होने लगी थी। लेकिन ये सब सक्सेस एक हाउस ऑफ कार्ड की तरह थी, जो फेक बैंक रिसिप्ट और बैंकिंग सिस्टम से इलीगली निकाले गए पैसों पर भीड़ थी। जब तक स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, ये सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन अगर कभी स्टॉक मार्केट नीचे आया या कोई बैंक अपना पैसा मांगने लगा या कोई इन्वेस्टिगेटर इस पूरे मैकेनिज्म को एक्सपोज कर दे, तो ये पूरा एम्पायर एक दिन में कोलैप्स हो सकता था। और एग्जैक्टली यही होने वाला था अप्रैल 1992 में, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स को अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट में शॉर्टफॉल का पता चलने वाला था। ये शॉर्टफॉल था 669 करोड़ का, जो सिर्फ शुरुआत थी इस मैसिव फाइनेंशियल स्कैम के एक्सपोज होने की। साल 1992 की शुरुआत हर्षद मेहता के लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। मार्केट अभी भी बुलिश मूड में चल रही थी। इनकी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो रही थी, बैंक से रेगुलरली पैसा आ रहा था और इनकी रेप्यूटेशन बिग बुल की तरह एस्टेबलाइज हो चुकी थी। लेकिन अप्रैल 1992 में एक ऐसी घटना हुई जो हर्षद की पूरी एम्पायर को हिला देने वाली थी। वो भी ऐसी जगह से जहां इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं था कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फोर्थ ब्रांच के कुछ ऑफिशियल्स ने अपने रूटीन अकाउंट रिकंसिलेशन कर रहे थे। एसबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था और मंथली बेसिस पर उन्हें अपने बुक्स को बैलेंस करना होता था। इनिशियली जब उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज देखी तो उन्होंने सोचा कि ये कोई नॉर्मल अकाउंटिंग एरर होगी। बैंकिंग में 20-30 करोड़ के छोटे मोटे मिसमैच कॉमन होते थे, जो कुछ दिनों में क्लियर हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वो डीपर इन्वेस्टिगेशन करते गए, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई सिंपल एरर नहीं था। ये मिसमैच 500 करोड़ का था, जो एसबीआई जैसे बड़े बैंक के लिए बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट था। ऑफिशियल्स का शॉक तब और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि ये शॉर्टफॉल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में था। इसका मतलब था कि एसबीआई के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जितनी सिक्योरिटीज होनी चाहिए थी, वे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एसबीआई के सीनियर मैनेजमेंट को ये मैटर सीरियस लगा। उन्होंने तुरंत आरबीआई को इन्फॉर्म किया और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब इन्वेस्टिगेशन डीपर गई तो उन्हें पता चला कि कई बैंक रिसिप्ट के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज होनी चाहिए थी, वो मिसिंग थी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन बैंक रिसिप्ट्स में हर्षद मेहता का नाम रिपीटेडली आ रहा था।
2 वीक्स तक एसबीआई और आरबीआई के ऑफिशियल्स ने अपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन जितनी डीपर इन्वेस्टिगेशन जाती थी, उतना ही ये क्लियर होता जा रहा था कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक सिस्टमैटिक फ्रॉड था जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था। इसी टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की एंट्री हुई इस स्टोरी में, और वो थी सुचेता दलाल। सुचेता टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स विंग में काम करती थी। इनकी रेपुटेशन थी टफ इन्वेस्टिगेशन करने की और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करने की। इन्हें टिप मिली कि बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़ी इरेगुलरिटी हो रही है और उसमें स्टॉक मार्केट के कुछ बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व है। सुचेता ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्होंने बैंकिंग सोर्स से बात की, आरबीआई के कॉन्टेक्ट से जानकारी ली और स्टॉक मार्केट के इनसाइडर से मीटिंग की। ग्रेजुअली इन्हें पता चला कि हर्षद मेहता के अराउंड एक बहुत बड़ा वेब ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा है। इन्हें समझ आ गया कि रेडी फॉरवर्ड डील्स के मैकेनिज्म का मिसयूज किया जा रहा है, फेक बैंक रिसिप्ट इशू की जा रही है और बैंक्स का पैसा इलीगली स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट किया जा रहा है। 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एक्सप्लोसिव स्टोरी पब्लिश की, जिसका हेडलाइन था एसबीआई शॉर्टफॉल मेक्स बिग डेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिजनेस। ये आर्टिकल वो मोमेंट था जब हर्षद मेहता का सारा स्कैम पब्लिक डोमेन में आ गया। आर्टिकल में क्लियरली लिखा था कि कैसे बैंक्स के पैसे को स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट किया जा रहा था, कैसे फेक सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन्स लिए जा रहे थे और कैसे एक सिस्टमैटिक फ्रॉड ऑपरेट हो रहा था। ये न्यूज बॉम्ब की तरफ फटी। मार्केट में इंस्टेंट पैनिक आ गया। इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ कि जो बुल रन चल रहा था वो आर्टिफिशियल था, मैन्युपुलेटेड था। जिन स्टॉक्स में भारी इन्वेस्टमेंट थे वे एक्चुअली फेक मनी से पंप हुए थे। 24 अप्रैल 1992 से स्टॉक मार्केट में मैसिव सेलिंग शुरू हो गई। एसएससी का शेयर प्राइस जो 9000 के पीक पर था वो तुरंत क्रैश होना शुरू हो गया। विद इन फ्यू डेज वो 2000 के लेवल पर आ गया और फिर और भी नीचे गिरता गया। वीडियोकॉन, एस्ट्रलाइट और अदर सभी स्टॉक्स जो हर्षद की मैनिपुलेशन से ऊपर गए थे, सभी में भारी सेलिंग प्रेशर आ गए। सेंसेक्स जो मार्च 1992 में 4500 पॉइंट पर था, वो मई 1992 तक 2500 पॉइंट पर आ गया। ये 45% की क्रैश थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ। हजारों रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने हर्षद की रिकमेंडेशन फॉलो करके इन्वेस्टमेंट किए थे, वे फाइनेंशियली र्यून हो गए। हर्षद के लिए ये सिचुएशन कैटास्ट्रोफिक थी। इनके पास अब लिक्विडिटी नहीं थी बैंक्स को रीपेमेंट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस क्रैश हो चुकी थी। बैंक्स ने तुरंत इनसे अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 9 नवंबर 1992 को सीबीआई ने हर्षद मेहता को अरेस्ट किया। साथ में इनके ब्रदर अश्विन और सुधीर को भी अरेस्ट किया गया। हर्षद के अगेंस्ट 72 क्रिमिनल चार्ज फाइल हुए और 600 से ज्यादा सिविल सूट्स आ गए। एसबीआई ने इन्हें लाइफ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज से बैन कर दिया। अब शुरू हुई हर्षद की लीगल बैटल की लंबी जर्नी। कोर्ट रूम में केस चलते रहे, इन्वेस्टिगेशन होती रही और हर्षद कभी जेल में होते थे तो कभी बेल पर बाहर। इनकी लग्जरी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, कार्स को कॉन्फिस्केट किया गया और बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। ये लीगल प्रोसेस ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चलती रही। हर्षद ने हमेशा ये क्लेम किया कि वो सिर्फ सिस्टम की लूप होल्स का फायदा उठा रहे थे और जो कुछ भी उन्होंने किया वो बैंक्स और गवर्नमेंट के नॉलेज में था। इन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है और रियल कल्प्रिट्स जो सिस्टम में करप्शन फैसिलिटेट करते थे वे छूट रहे हैं। इसके बाद 31 दिसंबर 2001 की रात को थाने सेंट्रल जेल बंद हर्षद मेहता को चेस्ट पेन की कंप्लेंट हुई। शाम को अराउंड 7 बजे इन्हें पहला हार्ट अटैक आया था। इन्होंने तुरंत अपने ब्रदर सुधीर को बताया जो नेक्स्ट सेल में बंद थे। जेल डॉक्टर्स ने ये देखा लेकिन उनके पास हार्ट अटैक के लिए प्रॉपर मेडिसिन नहीं थी। हर्षद ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए जेल अथॉरिटीज से कहा कि उनके अरेस्ट के टाइम जो इमरजेंसी मेडिकल किट रखी गई थी उसमें सॉर्बिट्रेट मेडिसिन है। ये मेडिसिन इन्होंने ली और ये 4 आवर्स तक सर्वाइव कर गए, लेकिन जेल अथॉरिटीज ने उन गोल्डन 4 आवर्स का प्रॉपर यूज नहीं किया इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए। और रात को 11 बजे तक हर्षद को वॉक करवाकर थाने सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही इनका दूसरा मैसिव हार्ट अटैक आया और 12:40 AM पर यानी 31 दिसंबर 2001 को एग्जैक्टली न्यू ईयर्स ईव पर हर्षद मेहता का 47 ईयर्स की एज में डेथ हो गया। इनकी डेथ के टाइम इनके फैमिली मेंबर्स इनके साथ नहीं थे। हर्षद की डेथ के साथ इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर एंड हो गया। इनके 28 लीगल केसेस में से सिर्फ 4 में कन्विक्शन हुई थी, बाकी केसेस अभी भी पेंडिंग थी। इनकी डेथ के 9 साल बाद 2010 में इनकी फैमिली ने सभी पेंडिंग ड्यूज को क्लियर किया। मतलब हर्षद मेहता स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एसबीआई के पावर्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ाया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, बैंकिंग रेगुलेशंस को टाइटन किया गया और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के नए रूल्स बनाए गए। डीमोनेटाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज भी इसी स्कैम के बाद इंट्रोड्यूस हुई ताकि फेक सर्टिफिकेट का मिसयूज ना हो सके। लेकिन आज भी हर्षद मेहता का नाम इंडिया के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में एक लेजेंड की तरह याद किया जाता है, कभी बिग बुल के रूप में, कभी बिगेस्ट स्कैमर के रूप में,
इनके स्टोरी ने कई बुक्स, वेब सीरीज और मूवीज को इंस्पायर किया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाने में एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया था। अब इसी के साथ ये वीडियो होता खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।